देखिए बच्चे, हमारा बेटा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। लास्ट कुछ क्लासेस का जैसे हम हर बार रिकेप करते हैं, अभी जो लास्ट मेजर हमने चीज़ें पढ़ी थी, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फिर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फिर हमने पढ़ा था व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, क्यों ऑपरेट किया जाता है उसको। फिर लास्ट सेशन जो हमने लिया था उसके अंदर हमने पढ़े थे कि मूवमेंट और शिफ्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मूवमेंट इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड क्या कहलाती है। तो अब जो आप पढ़ रहे हो ना, पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन पढ़ने वाले हो यहाँ पे आके। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन समझो। कहता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज और राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, और व्हाई डज डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। कहता है क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या इंक्रीज होता है। अब मेरे को कोई भी बच्चा ये बताएगा इंक्रीज होने का रीजन क्या था, प्राइस या अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आता था, ठीक है। अब हमें ये सोचना है इस क्वेश्चन के आंसर में, सर ऐसे कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड क्या हो सकती है सर, इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अब आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इसके आंसर्स भी अच्छे से दे पाओगे। देखो आपको समझ भी आएगा यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कस्टमर। ये हमने पढ़ा था कि सर क्या, अगर कस्टमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। तो एक अदर फैक्टर ये हो गया। दूसरा, इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। सर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तब भी डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। थर्ड वन, इंक्रीज इन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ये भी हमने नोट्स में पढ़ा हुआ है कि सर अगर पॉजिटिवली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ा दी जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि कहीं ना कहीं डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। फेवरेबल चेंज इन द हैबिट, टेस्ट एंड फैशन। फेवरेबल चेंज का मतलब समझते हैं बेटा थोड़ा सा, ठीक है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। आज प्रेजेंट के अंदर हम मान के चलते हैं आपको विंटर क्लोथ खरीदने हैं, ठीक है, स्वेटर खरीदना है, जैकेट्स खरीदनी है, तो उसके प्राइस क्या चल रहे होंगे, हाई या लो। आज प्रेजेंट में वो महंगी मिल रही होंगी चीजें, सस्ती मिल रही होंगी, सस्ती मिल रही होंगी। क्यों, क्योंकि समर्स का टाइम है तो इस टाइम डिमांड किस चीज की हो रही है, समर्स के गुड्स की हो रही है, विंटर्स के गुड्स की डिमांड। समझ आ रहा है। और एग्जांपल समझो, अभी इस टाइम पे ध्यान से सुनना, रूह अफ़ज़ा की डिमांड समर्स के अंदर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, बढ़ जाती है। इवन प्राइस चाहे सेम रहे, चेंज हो या ना हो। लेकिन विंटर्स आती है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो फेवरेबल चेंज का मतलब होता है जिस गुड्स की आप बात कर रहे हो उसका कौन सा टाइम चल रहा है, फेवरेबल कंडीशन चल रही है या अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है। क्लियर हो गया सबको। तो अगर कोई चीज फेवरेबल चेंज लेके आती है तो उसकी डिमांड क्या होगी सर, हमारी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी किसी भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में अगर कमी आती है। तो मैंने आपको बताया था, फिर से याद कर लीजिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव इंपैक्ट होता है या नेगेटिव लिंक होता है दो गुड्स के बीच में। कैसे कि सर अगर पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव लिंक होता है। मतलब सर अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है हमारी। समझ आया। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन सब्सटीट्यूट गुड्स। तो इसकी वजह से क्या होगी सर, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसका बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है बेटा, यहाँ पे देखो अपोजिट देखने को मिलेगा आपको। ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा क्या, कि क्यों हमारी डिमांड इंक्रीज होती है या राइटवर्ड शिफ्ट जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, कि डिक्रीज क्यों होती है डिमांड, और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ अ डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सीधा सा लॉजिक है। अब मेरे को ऊपर वालों का क्या बोलना है, बिल्कुल अपोजिट बोलना है, क्योंकि ऊपर डिमांड हम बढ़ा रहे थे, अब नीचे डिमांड क्या हो रही है बच्चे हमारी, कम हो रही है। कैसे, फॉल इन द इनकम ऑफ कस्टमर। ऊपर क्या था, इंक्रीज, यहाँ पे इनकम क्या हो गई, कम। इनकम कम होगी तो डिमांड क्या होगी सर, कम होगी। दूसरा, डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कम हो गई। अनफेवरेबल चेंज इन द हैबिट, टेस्ट एंड फैशन। मैंने क्या बोला कि भाई रूह अफ़ज़ा अगर विंटर्स आते ही क्या करेगा, उसकी डिमांड को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। डिक्रीज इन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, किसी कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या एडवर्टाइजमेंट सच्ची में कोई इंपैक्ट डालता है, कितना बताओ, मीडियम, एवरेज, बहुत ज्यादा या बहुत कम। एवरेज इंपैक्ट डालता है। तो बेटा अगर एवरेज इंपैक्ट डालता है तो मेरे को एक चीज आंसर कीजिए आप, लिम्का, पेप्सी, कोक,
थम्स अप। इन ब्रांड्स को तो अब तक आप भी जान चुके होंगे, मैं भी जान चुका हूँ, फिर ये ऐड क्यों करते रहते हैं? न्यू कस्टमर्स के लिए। 2 साल का बच्चा पैदा होते ही कोक मांगेगा? परफेक्ट सर, क्योंकि वो अपनी मार्केट में प्रेजेंस बना के रखना चाहते हैं। क्यों? आप अगर देखो मार्केट में कंपटीशन क्या है, बहुत हाई है। आज आप थोड़े दिन के लिए गायब हो, क्या होगा मार्केट के अंदर से? आप गायब, बहुत सारे लोग बैठे हैं आपकी जगह पे आने के लिए। तो जैसे अगर आप 6 महीने 1 साल सोचोगे चलो इस साल ऐड नहीं करते, तो आप क्या आ जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। ठीक है, तो यानी एडवर्टाइजमेंट क्या करती है बच्चे, एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है अपनी जगह। उसके बाद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन सब्सटीट्यूट गुड्स, अपोजिट कर दो सर, अगर टी के प्राइस क्या हो जाते हैं हमारे कम, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। सिंपल आपको ना याद कैसे रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक गुड्स के प्राइस में और उस दूसरे गुड्स की डिमांड में नेगेटिव लिंक होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर एक गुड्स के प्राइस में और दूसरे गुड्स की क्वांटिटी में कौन सा लिंक होता है, पॉजिटिव लिंक होता है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तभी याद रहेंगे आपको। ठीक है, रीजंस आपको सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने। अब what are the causes responsible for the shift in demand curve और change in demand? ठीक है, ये अभी हमने पढ़ ही लिए सारे के सारे। भैया अभी ऊपर क्या है, देखो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया। पहला इंक्रीज क्यों होता है, दूसरा डिक्रीज क्यों होता है, तीसरे में क्या पूछा गया, ना इंक्रीज पूछा ना डिक्रीज पूछा, सिर्फ ये पूछा भैया शिफ्ट कब कब होता है। तो शिफ्ट कब होता है सर, जब चेंज इन इनकम ऑफ अ कस्टमर हो। अब यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं, इनकम चेंज हो रही है, बढ़ भी सकती है। change in the size of population, change in the habit, taste and fashion, change in advertisement cost, change in the price of complementary goods, change in the price of substitute goods। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं, इजीली हो जाते हैं किसी के भी। अब हम आते हैं बेटा इसके ऊपर, ये आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए। इसके अंदर डिफाइन डिमांड शेड्यूल एंड डिफाइन डिमांड टेबल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अब पहले इसको करने से पहले यहां देखिए आप, देखो सबसे पहले बेटा हमें पास आएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब शेड्यूल जो बोला जाता है वो बोला किससे जाता है, पहले हम ये देखते हैं। भाई आप सबको एक थोड़ी सी आदत होती है टाइम टेबल बनाने की। ठीक है, वो जोश चढ़ता है हमें एक बार, कभी अलमारी पे चिपकता है, कभी बेड पे चिपकता है, वो चिपका रह जाता है, हम अपनी दिशा में निकल जाते हैं आगे। होती है लाइफ में चीजें, कई बार हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसका यूज कुछ नहीं करते। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसे फॉर्मेट में होता है बेटा, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर कॉलम्स के बीच में। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज नोन एज अ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो वो क्या कहलाता है सर, हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। कैसे, वो देखते हैं। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, सपोज बेटा 10 रुपए पे वो डिमांड करता है 100 की, प्राइस 5 होते ही उसकी डिमांड कितनी हो जाती है, 150। प्राइस ज्यादा होते ही उसकी डिमांड कितनी हो जाती है, 50। ठीक है जी, अब इसको मैंने क्या करा, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर बना दिया। तो ये क्या बन गया बच्चे मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या बन गया सर, हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। क्लियर है ये। अब इसके बाद इसके साथ क्या जुड़ता है, इसके साथ बेटा एक नाम और आता है हमारा, इसका नाम है यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, graphical representation of a individual demand schedule is known as individual demand curve। यानी जब इस टेबल को आप एक ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व का काम करता है। ये हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं। ठीक है,
अब दोबारा देखते हैं ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। अब जीरो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितने हैं बेटा हमारे पास, 5, 10, 15। क्वांटिटी कितनी है सर हमारे पास, 50, 100 और 150। अब हम इसको बनाते हैं। 5 पे कितनी है बेटा क्वांटिटी, 150। 5 ये रहा, 150 ये रहा। नेक्स्ट 10 पे कितनी है, 100, तो 10 ये रहा। उसके बाद 15 पे कितनी है सर, 50। ठीक है, अब यहां से आपने क्या करना है, एक लाइन पास आउट करेंगे आप। ये क्या बन गया आपका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगा। इसके ऊपर पॉइंट्स क्या करेंगे, सिर्फ मूव कर रहे हैं, ए बी सी, और ये क्या बन जाएगा हमारा सर, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये तो आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, पहले भी हमने बनाया हुआ था। ठीक है, अब हमने इसकी डेफिनेशन और सीख ली कि कैसे लिखना है अगर आता है तो। अब आते हैं बेटा इसी के आगे वाले वर्जन पे, सेकंड, मार्केट डिमांड कर्व। क्या आया बेटा यहाँ पे, मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व होता क्या है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, ये थोड़ा सा नया हो जाएगा आपके लिए। सपोज करो बेटा यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। 10 रुपए पे ए ने डिमांड करी 100 यूनिट, बी ने डिमांड करी 200 यूनिट, सी ने डिमांड करी। ठीक है, या इसको ऐसे ना लेके हम ये कर सकते हैं, ए ने डिमांड करी 100 यूनिट, इसने डिमांड करी 150 यूनिट और इसने डिमांड करी कितनी। ठीक है यहाँ तक। अब बेटा प्राइस कम होते ही एज पर लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड क्या हो जानी चाहिए हमारी सर, इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो 100 से कितनी हो गई है, 150, ये हो गई हमारी 200 और ये हो गई बेटा हमारी 250। ठीक है, अब अगर प्राइस बढ़ते हैं सर तो डिमांड क्या हो जानी चाहिए हमारी, कम। तो पहले बेटा 100 थी, अब ये हो गई 50, ये हो गई 100 और वो हो गई यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे समझिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इस प्राइस पे 10 रुपीज पे ए की डिमांड कितनी है सर, 100 है, बी की डिमांड कितनी है, 150 है, सी की डिमांड कितनी है, 200 है। तो ये हम कौन सी डिमांड बता रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड बता रहे हैं, ए की, बी की और सी की। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, मार्केट डिमांड। तो अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करता हूं यहाँ पे, तो भाई मार्केट कैसे बनती है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स। जहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं, एक बाजार को क्रिएट करते हैं। तो 150, 200, 350, ये कितने हो गए बेटा, 450, 250, 150, 400 और 600, 150, 200, 300। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 10 रुपए पे मार्केट डिमांड कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर, 450 है। 5 रुपए पे मार्केट डिमांड कितनी है, 600 है। और 15 रुपए पे मार्केट डिमांड कितनी है हमारी, 300 है। इसको जब मैं एक टेबुलर फॉर्म में बना दूंगा बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। ऊपर शेड्यूल लिखा है, इसको मिटाते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा, पहले इसे ठीक करते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है, इजी है समझने के लिए। चलो अब हमें क्या बनाना है सर, इसका आगे कर्व बनाना है। अब कर्व में आता है, देखो इसमें थोड़ा सा अलग सा, क्योंकि काफी लेंथी सा बनता है। देखिए यहाँ पे जीरो एक्स एक्सिस,
y एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड 5, 10, 15। अब बेटा मिनिमम कितना है 450 है, मैक्सिमम कितना है 600 है। ठीक है, आप 100 का गैप ले सकते हो यहाँ पे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं बेटा। 5 रुपए पे कितना है 600 है, 5 पे कितना है हमारा 600, तो 5 ये रहा सर हमारा। ठीक है, उसके बाद 10 रुपए पे कितना है 450 है, तो 10 रुपीज ये रहे हमारे, 450 आएगा यहाँ पे इसके मिड में। उसके बाद 15 पे कितना है सर 300 है, तो 15 ये रहा बच्चे, उसके बाद 300 आपका। ठीक है, अब इसको भी आप, ये क्या बन गया बेटा अब हमारा यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जैसे ये कॉलम है ना, यहाँ पे आप मेंशन कर दो ये 600 आया कैसे, 100 प्लस 150 प्लस 200। ऐसे ये वाला कितना था बेटा हमारा यहाँ पे, ठीक है 450 कैसे आया, ये वाला आया था हमारा 150 प्लस 200 प्लस 250 करके, ये वाला आया बेटा हमारा 100 प्लस 150 प्लस 200 करके, और लास्ट वाला जो आया हमारा कैसे आया था ये 50 प्लस 100 प्लस 150। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा अब हमारा यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं कि बेटा 4 मार्क्स तक में या 6 मार्क्स तक में भी पूछे जाते हैं, काफी इजी होते हैं। तो अगर मैं अब डेफिनेशन की बात करूं तो याद नहीं करनी हमें, क्या है सर, अगर कोई पूछता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, व्हेन, ठीक है, या टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ इंडिविजुअल डिमांड एट अ डिफरेंट प्राइस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और graphical representation of a individual demand schedule is known as a individual demand curve। ऐसे ही सेम मार्केट का हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट्स में हमने ऑलरेडी मेंशन करे हुए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, individual or a firm or a household is called individual demand schedule। For example, if we make a demand schedule of McDonald's, a firm demanding Shimla pepper, then it will be an individual demand schedule। कहता है अगर सिर्फ मैं मैकडोनल्ड का क्या बना रहा हूँ, एक डिमांड कर्व बना रहा हूँ, और उसकी डिमांड किसके लिए देख रहे हैं, शिमला मिर्च के लिए। ठीक है, तो वो हम क्या बना रहे हैं, एक तरीके से एक इंडिविजुअल फर्म के लिए बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी बेटा हमारी एक तरीके से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है। उसके बाद अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो देखो ये रहा, पूरा आपको प्रेजेंट करके अच्छे से यहाँ पे समझा रखा है। ठीक है, फिर डिमांड कर्व की डेफिनेशन ये रही, द डिमांड कर्व बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी वो डिमांड कर्व जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बेस पे बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। या उससे भी इजी क्या बताइए मैंने आपको, graphical representation of an individual demand schedule is known as individual demand curve। ठीक है, ये सारा आपको बना हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे और कैसे एक्सप्लेन कर रखा है बेटर वे में समझो, हमने इसके अंदर लिया कि एक ए पर्सन है, ठीक है, एक ए पर्सन है बेटा और एक पर्सन है बी, इन दोनों की डिमांड को जोड़ के क्या बन जाता है बेटा हमारा यहाँ पे मार्केट डिमांड बन जाता है। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको कर्व नोट्स में दिए हुए हैं ऑलरेडी। क्लियर, क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ से ना कुछ हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, इसको अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे को बताने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स फाइंड अ राइज इन देयर डिमांड इवन व्हेन इनकम ऑफ द बायर रिड्यूसेस। वैसे तो आंसर सामने ही है, ठीक है,
ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिसके अंदर अगर बायर की इनकम कम भी होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है? तो वो कौन से होते हैं सर? हमारे चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट अ गुड मे बी इंफीरियर टू वन बट नॉर्मल टू द अदर? इट्स डिपेंड ऑन आवर इनकम, ठीक है। आज जो आप देखो, सीधा सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आज आप में से या हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले हनुमान जयंती गई, बहुत सारे भंडारे हुए, सबके घरों पे आए भी होंगे, ठीक है। हमारे लिए क्या लग रहा था कि यार क्या है, इतना कौन खाएगा, लेकिन उसी चीज के लिए कितने सारे लोग थे जो लाइनों में भी लगे हुए थे, था ना फिर डिफरेंस? क्योंकि हमारे लिए वो इंफीरियर था नहीं, हमें क्या लग रहा था, आ गया। चलो भंडारे का एग्जाम्पल छोड़ दो, ऐसी भी चीजें बेटा आपने देखी होंगी, जब आप खाना खाने जाते हो तो आप बर्गर खा रहे हो या कुछ खा रहे हो, कुछ भी XYZ खाते हो, आपको टेस्ट नहीं लगता, आप फेंक देते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे भी वहां पे खड़े हुए होते हैं जो वेट में होते हैं कि कोई आएगा और हमें खिला जाएगा। तो अब वो बर्गर मेरे लिए क्या था, एक नॉर्मल गुड्स था, भाई ठीक है मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए क्या था, वो एक हाई स्टैंडर्ड गुड बन जाता है। तो डिपेंड होता है आपकी इनकम के ऊपर सारा का सारा गेम, ठीक है। Yes, it is true that a good may be inferior to one and normal to the other. The distinction between inferior goods and a normal goods is drawn with the reference to the level of income. ये सारा किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? हमारी level of income पे। People with the low level of income would find coarse grain as a normal goods. जिसकी normal income है उसके लिए गेहूं, आटा, दाल, चीनी क्या है, एक normal goods है, पैसा देंगे जाके ले आएंगे। Their consumption. On the other hand, people with the high income would consider coarse grain as an inferior. एक कोर्स ग्रेन का मतलब हो गया जो छोटी छोटी चीजें खाते हो ना आप, जैसे बाजरा हो गया, ये हो गया, छोटी कोर्स ग्रेन्स, वो एक के लिए क्या हो गई बेटा, नॉर्मल। लेकिन जो रईस लोग हैं उनके लिए क्या हो गई, जैसे हम चाय की बात करें, अब एग्जांपल्स देखते हो, हम पानी पीते हैं, हमारे लिए एक नॉर्मल गुड्स है, लेकिन जो विराट कोहली पानी पीता है वो हमारे लिए क्या है, एक हाई स्टैंडर्ड गुड्स है, क्योंकि हमारा पानी तो लगभग फ्री के बराबर ही चल रहा है, उसका पानी आ रहा है 2600 रुपए का आधा लीटर। तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। किसकी बेस पे आया वो डिफरेंस? सारा का सारा आया आपका इनकम की बेस पे आता है, ठीक है। क्लियर है ये सारा? चलिए, अब ना यहाँ पे देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं। डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड किसे कहते हैं, डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं, ये सारे आपके नोट्स में भी होंगे, ठीक है। तो आपका काम क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो, डिफाइन नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या बताए थे बेटा? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर इनकम एंड क्वांटिटी, यानी जिसमें इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो सारे गुड्स कौन से होते हैं, हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं। जिसमें इनकम इफेक्ट क्या होता है सर, हमारा नेगेटिव होता है, वो सारे गुड्स क्या होते हैं, हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। चलिए,